एक बारी जल्दी से अपनी प्रेजेंस दीजिए, गुड मॉर्निंग बोल के, या फिर कि हाँ हम प्रेजेंट और आवाज़ एकदम क्लियर है। आवाज़ में कोई इश्यू है क्या? वॉइस इज़ क्लियर, चलो ठीक है। बहुत बढ़िया, प्लीज़ एक बारी लिखिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक जहाँ पे हमने सॉलिड स्टेट लास्ट में एंड किया था। वहाँ तक अगर किसी को कोई भी डाउट है, जो हमने लास्ट में बॉडी सेंटर पढ़ा है उसके बारे में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ एक बारी मेंशन कीजिए। प्रेजेंट, रोहन प्रेजेंट, ऑल क्लियर। चलो ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज अपना नेक्स्ट टॉपिक, जहाँ पे हम आज को एक साथ कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो हम उसे रीड करने की कोशिश करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से फेस सेंटर काम करेगा। किया जाए, स्टार्ट करें। एक बारी लिख दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए प्लीज़। एक बारी स्टार्ट कर लिख दीजिए कि स्टार्ट करें, तो हम स्टार्ट करते हैं फिर उसके बाद। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने आज का जो टॉपिक हम हेक्सागोनल, क्योंकि हमने जो पीछे पढ़ा है वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग के बारे में पढ़ा, और स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हमने जो डिस्कस किया था कि सर्कल के बिल्कुल नीचे, मतलब जो हमारा एटम होगा उस एटम के जस्ट नीचे दूसरा एटम होगा, उसके नीचे दूसरा एटम होगा। आज हम जो बात कर रहे हैं वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात कर रहे हैं, और वो 2D का अरेंजमेंट है जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। मेरे पास फर्स्ट लेयर, उसके जो वॉइड्स है, जो स्पेस है, उसके बीच में मैंने दूसरा एटम फिट किए। क्लियर, इतना क्लियर है। अब हम इसमें क्या करते हैं, हम क्योंकि हम इसको 3D में अरेंज करना चाहते हैं, ये तो 2D का अरेंजमेंट है। अब मुझे यहाँ पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है, और वो ये कि एक तो मेरे को यहाँ पे ये वाली प्रेजेंस दिख रही है जो ऊपर की तरफ ट्राइंगल है। मैंने लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, उस टाइम में क्लियर एक्सप्लेन नहीं हो पाया था, तो प्लीज़ यहाँ पे एक बार दोबारा से देख लो। तो मेरे को यहाँ पे ये अरेंजमेंट दिख रहे हैं, एक तो जो मेरे को ऊपर की तरफ ट्रायंगल दिख रही है ये वाली, ध्यान से समझना है क्योंकि मेरे को फेस सेंटर सबसे इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है और बार बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ऊपर की तरफ अरेंजमेंट है, दूसरी तरफ मैं देखूँ तो यहाँ पे अरेंजमेंट है ये वाला, ये भी ऊपर की तरफ ट्रायंगल है। इसके बाद मेरे को यहाँ पे जो अरेंजमेंट दिख रहा है वो भी ऊपर की तरफ अरेंजमेंट दिख रहा है, ये अरेंजमेंट है जो ऊपर की तरफ है। क्लियर है। सिमिलर तरीके से मेरे को यहाँ पे जब मैं नीचे वाली लेयर पे देख रहा हूँ तो यहाँ पे भी मेरे को एक डाउनवर्ड लेयर दिख रही है, ये वाली भी लेयर दिख रही है, और ये भी, सभी का फेस मेरे को ऊपर की तरफ ट्रायंगल का नजर आ रहा है जो मेरे को ऊपर की तरफ दिख रहा है। मतलब मेरे को यहाँ पे एक लेयर तो दिख रही है ट्रायंगल इस तरीके से, पहली लेयर इस तरीके से। अगर दूसरा अरेंजमेंट देखता हूँ तो मेरे को यहाँ पे लेयर दिख रही है जो डाउनवर्ड फेस है, जिस ट्रायंगल का फेस डाउनवर्ड है। ध्यान से समझना है, ये वाला, ये वाला। क्लियर है। तो दूसरी लेयर मेरी बनी हुई है वो बनी है अपोजिट डायरेक्शन में और डाउनवर्ड। ये दोनों बातें क्लियर हो गई, ये दोनों बातें क्लियर हो गई। बताया था एक बारी दोबारा से, क्योंकि हम फेस सेंटर को समझना चाहते हैं, उसे एक बारी दोबारा से क्लियर कर रहे हैं
क्योंकि हम इससे फेस सेंटर के बारे में पढ़ेंगे तो वो हम यहीं से सीखेंगे, तो इसे एक बारी ध्यान से समझना है। लास्ट क्लास में अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया था, तो मेरे को ये वाली चीज़ें नज़र आई। अब देखो ध्यान से, मुझे इसके ऊपर क्योंकि 3D का अरेंजमेंट करना है, 3D का अरेंजमेंट करना है, तो पहला मेरे पास में क्या ऑप्शन है, देखो ध्यान से, कुछ इस तरीके का मेरा अरेंजमेंट बना हुआ है, इस तरीके का, जिसमें मुझे क्या नज़र आ रहा है, एक लेयर, एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, जो एक लेयर बना रहे हैं, उसी के जस्ट नीचे मैंने ये वाला एटम फिट कर दिया, मतलब मेरी ट्रायंगुलर वॉइड बनाई है। क्लियर है? अब मैं इसके ऊपर दूसरा एटम पुट करना चाहता हूँ, कहाँ पे रखूँ, कहाँ पे रखूँगा, तो मेरे को बिल्कुल ये जो वॉइड है, ये वाला जो स्पेस है, मैं इसके ऊपर रखता हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझना है, ये वाला। अगर मैं इसको इस तरीके से पुट करता हूँ, ऐसे रखता हूँ दूसरी लेयर को, तो मेरे को पता चला जो पहली जो ऊपर वाली लेयर है, वो देखो हर जगह पे ऊपर वाला वॉइड ऑक्यूपाई हो चुका है, मतलब जो ये वाली लेयर है, यहाँ पे ये वाला स्पेस ऑक्यूपाई हो चुका है, ये वाला स्पेस, इस तरीके से। अभी भी मेरे पास में जो जगह बची है, वो बची है, उसकी लेयर पे एटम एडजस्ट हुआ है और वहाँ पे एटम आके बैठा है। क्लियर है? और जो नीचे वाली लेयर है, जो नीचे वाला जो ये है स्पेस है, ये अभी भी फ्री पड़ा हुआ है। ध्यान दीजिएगा इस बात का, क्योंकि यही चीज़ इसमें समझने वाली है, और इसी के बाद में हमारे पास में पूरा 3D का अरेंजमेंट समझ में आएगा फेस सेंटर का। क्लियर? अब मेरे को यहाँ पे एक चीज़ नज़र आई, जब मैंने यहाँ पे ये वाला एटम रखा है, तो मेरे पास कैसी वॉइड फॉर्मेशन हुई है, और वो हुई है नीचे 3 एटम और उसके ऊपर जस्ट एक एटम, और इसके स्पेस में मैंने चौथा एटम रखा है, तो ये वॉइड। क्लियर? ये बात समझ में आई या नहीं आई है? ये चीज़ समझ में आ गई? प्लीज़ एक बारी लिख दीजिए, क्योंकि जब तक ये चीज़ समझ नहीं आएगी हमें फेस सेंटर समझ नहीं आएगा। आ गया? ठीक है। अब देखो, क्योंकि मेरे पास में जैसे ही मैंने ये वाला एटम यहाँ रखा, इसके बाद तीसरा एटम, इसके बाद में चौथा एटम, ये अरेंज कर दिया। ऐसा ही सिमिलर केस मैंने नीचे किया कि इनके स्पेस में यहाँ पे इस तरीके से, तो बना क्या है, ये बन गया नीचे के 3 लेयर। ध्यान देना है, नीचे के 3 लेयर और उसके ऊपर 3 एटम। मैंने ये वाली लेयर ली, इसके बाद मेरी दूसरी लेयर आएगी जो इसके जस्ट ऊपर आएगी, तो ये बन गया मेरे को एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मैंने बोला था अगर 3 एटम कुछ इस तरीके से हैं, जहाँ पे ये है, और उसके जस्ट ऊपर और अपोजिट डायरेक्शन में वो ये 2 एटम्स इस तरीके का अरेंजमेंट देते, तो वो जो वॉइड बनती है, क्योंकि इसके बीच में स्पेस बचा हुआ है, और वो स्पेस कौन सा है, ये वाला डाउनवर्ड फेस का, तो यहाँ पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड फॉर्मेशन होगी। और वो कब होगी, जब ये दोनों लेयर आपस में एक दूसरे के ऊपर आएंगे, 2 लेयर, ध्यान देना 2 लेयर, तो यहाँ पे एक ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट बनेगा और वो डाउनवर्ड फेस में बनेगा। क्लियर? अभी भी मेरी जो डाउनवर्ड ट्राइंगल है वो अभी फ्री पड़ा हुआ है। क्लियर? मेरी ये सेकेंड लेयर है बी, ये मेरी ए लेयर है। क्लियर हो गई बात? और इसी के आगे अगर यदि हम चलते हैं, तो मेरे को तीसरा एटम, क्योंकि जब मैं 3D में अरेंजमेंट कर रहा हूं, तो मेरे को सिर्फ अभी से, क्योंकि मेरी सारी वॉइड ऑक्यूपाई नहीं हुई है, तो मैं इसके ऊपर एक एटम और ला के रख सकता हूं, एक लेयर और रख सकता हूं। तो वो किस तरीके से रखूंगा, जो एक दूसरे एटम के ऊपर नहीं बनी है। अब इसको ध्यान से देखें, तो मेरे पास में ये बना है टेट्राहेड्रल वॉइड, एक और बन गई, 1 2 3 और ये 4। तो मतलब मेरे को दूसरी एक और टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट मिली, और यहाँ पे वो मिल गया टेट्राहेड्रल TD। अब आपने बार बार पढ़ा है कि वॉइड्स में ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर यदि n नंबर है, 1 नंबर है, तो वहाँ पे नीचे की तरफ n नंबर बन रही है और n नंबर ही अपर डायरेक्शन में बन रही है, मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड ट्वाइस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड होती है। ये हम पढ़ते हैं, n इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ n। क्यों पढ़ते हैं वो, इसका रीज़न यही है क्योंकि वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो अरेंजमेंट बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है। ये बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हो गई? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्लीज़ एक बार ये बता दीजिए, ये चीज़ क्लियर हो गई?
ये चीज़ क्लियर हो गई या नहीं? क्लियर हो गई है? एक बार लिख दीजिए क्लियर हो गई है। ठीक है, अब देखो यहां पे मेरे को एक यूनिट सेल चूज करनी है कि मैं कौन सी यूनिट सेल को सबसे पहले मैं मेंशन करूं। तो मैं यहां से एक यूनिट सेल निकालने की कोशिश करता हूं। मैं किस तरीके के एटम्स का अरेंजमेंट, क्योंकि हम फेस सेंटर ऐसे नहीं बनाएंगे, हमें ये समझना है फेस सेंटर बना कैसे है। देखो मैंने सबसे पहले क्या किया, मेरे पास 3 लेयर बनी, एक लेयर इसके ऊपर, तो ये अरेंजमेंट बनेगा ए बी सी टाइप का। जहां पे मैं यूनिट सेल चूज करने जा रहा हूं, मैंने एक एटम तो लिया है ए, इसी के नीचे जस्ट नीचे मैंने यहां पे ले लिया है दूसरा एटम, दूसरी लेयर, जहां पे जो बी लेयर है, ये तो मेरी ए लेयर है ए, इसी के नीचे मैं बी लेयर लेने जा रहा हूं और बी लेयर में मैं एटम्स का अरेंजमेंट करता हूं। तो मैंने क्या किया है, एक एटम और इसके नीचे जस्ट दूसरा एटम और जस्ट तीसरा एटम, ये ले लिया। अब क्योंकि मैं यूनिट सेल ले रहा हूं तो यूनिट सेल में मैं कोई भी अरेंजमेंट ले सकता हूं, तो मैं इसमें एक लेयर और ले लेता हूं जो यूनिट सेल बनाएगा, और वो लेता हूं मैं कुछ इस तरीके से, ये 3 लेयर, मतलब मेरे को 6 एटम तो मैंने बी लेयर में लिए, एक एटम मैंने ए लेयर से लिया है, और उसी तरीके से सिमिलर तरीके से सी लेयर है, उसमें भी मैं कुछ इसी तरीके का अरेंजमेंट ले रहा हूँ। 3 एटम ये, फिर उसके नीचे जस्ट 2 एटम और उसके नीचे जस्ट 1 एटम। मैंने कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट यहाँ पे लिए, और इसके जस्ट नीचे मेरे पास ए लेयर आएगी और ए लेयर का 1 एटम, और मैं जो अरेंजमेंट देखूंगा वो अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा यहाँ से, ये वाला। ठीक है, अब मैं इसको मेंशन करता हूँ किस तरीके से फेस सेंटर बनता है। मैं इसी अरेंजमेंट को थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फॉर्म में ले रहा हूँ, ध्यान देना है कैसे। मैंने लिया है एक एटम यहाँ पे रखा, छोटा बना रहा हूँ मैं, थोड़ा सा छोटा एटम बनाऊंगा, एक एटम ये लिया, दूसरा एटम मेरे पास बी लेयर का, वो इसके जस्ट नीचे ले लिया, बी लेयर में 2 एटम फिर है, तो वो 2 एटम यहाँ ले लिए, 2 एटम यहाँ ले लिए, थोड़ा छोटा बना देता हूँ, ये ले लिया। उसके बाद मेरे पास में 3 एटम ये हैं, 3 एटम मैंने यहाँ पे लिए, 3 एटम मैंने यहाँ पे लिए, और तीसरा एटम यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ये ले लिया। ठीक है, उसके बाद सी लेयर, जो सी है वो मैंने अरेंजमेंट लिया है, इसके जस्ट नीचे और इसके जस्ट नीचे, ये ले लिया। उसके आगे चलते हम, ये तो मेरे पास में ए ये है, फिर ये बी अरेंजमेंट, और फिर अब मेरे पास में सी अरेंजमेंट लेते हैं। सी अरेंजमेंट के 3 एटम ये हो गए, फिर उसके बाद 2 एटम, उसके बाद में मेरा 1 एटम, और इसके जस्ट नीचे मेरा एक और एटम, ये वाला। क्लियर हो रहा है? दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? पहले ये बता दीजिए, ये दिख रहा है? नीचे एटम दिख रहा है या नहीं दिख रहा? नीचे वाला एटम नहीं दिखा? नीचे वाला एटम नहीं दिख रहा है, चलो कोई नहीं, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर बनाता हूं, थोड़ा सा ऊपर। ये वाला एक एटम यहां पे दिख रहा है, एक बारी देखना, यहां पे दिख रहा है। दूसरा एटम, तीसरा, चौथा, फिर इसके जस्ट नीचे, फिर इसके जस्ट 2 एटम्स नीचे, और फिर इसके जस्ट नीचे और 1 एटम नीचे। मेरे पास में ये लेयर बनी ए की, देखो ध्यान से, ए लेयर का ये एटम, फिर इसके बाद में बी लेयर के 6 एटम, 1 2 ये और 3 ये, तो ये मेरी बी लेयर। उसके बाद में ये मेरी सी लेयर, और फिर ये मेरी वापस से रिपीट हो गई ए लेयर। मैंने इस तरीके का अरेंजमेंट मैंने यहाँ पे रखा हुआ है।
क्लियर है? अब तो दिख रहा होगा, अब तो दिख रहा है। अब ये अरेंजमेंट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये बताइए। ये अरेंजमेंट दिख रहे हैं? ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं इनको किस तरीके से ज्वाइन करता हूं। मैंने ये वाला एटम इस एटम से ज्वाइन किया, इस वाले एटम को मैंने यहां पे ज्वाइन किया, इस वाले एटम को मैंने यहां पे ज्वाइन किया, थोड़ा सा इधर, इस वाले एटम को मैंने यहां पे ज्वाइन किया, ये आपस में मिला दिए, ये आपस में मिला दिए। उसके बाद मैंने इस वाले एटम को, ये वाला जो एटम है, इस वाले एटम से मैंने इसको ज्वाइन किया, इस वाले एटम से मैंने इसको ज्वाइन किया, थोड़ा सा लाइन सीधी बनेगी। और इस एटम को मैंने यहाँ ज्वाइन किया, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा समझना है इसको, इसके बाद मैं यहाँ पे ज्वाइन कर रहा हूँ इस वाले एटम को इससे, और इस वाले एटम को इससे, इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर दिया, और इसको मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, यहाँ पे। मतलब मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है वो आ रहा है कि ये क्यूब टाइप का अरेंजमेंट बना है। थोड़ा सा समझना है, थोड़ी लाइन तिरछी है लेकिन ये क्यूब बन रहा है, इसको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ अरेंजमेंट बता रहा हूँ किस तरीके से अरेंजमेंट हुआ है। ये मेरे पास एक क्यूब बना, और उस क्यूब में हर फेस पे सेंटर में, हर फेस के सेंटर में 1 2 3 4 5 और 6 मेरे पास में एटम जो बीच में रखे फेस के, और 8 एटम है जो कॉर्नर पे रखे हुए हैं, वो इस तरीके का अरेंजमेंट दे रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं फेस सेंटर। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए फेस सेंटर अरेंजमेंट आया कहाँ से, किस तरीके से बने। ये आ गया समझ में? ये वाला अरेंजमेंट समझ आया या नहीं आया, पहले ये बता दो कि ये फेस सेंटर अरेंजमेंट बना कैसे है HCP से। प्लीज़ एक बार ये मेंशन कर दीजिए, ये समझ आ गया या नहीं आया। क्लियर हो गया? समझ आ गया किस तरीके से बने? ठीक है, तो ये मेरे पास एक क्यूब बना, और उस क्यूब से मेरे पास अरेंजमेंट बना है, हर फेस के सेंटर पे एटम रखे हुए हैं 1 2 3 4 5 और 6। आप ऐसा समझ सकते हो, आपके रूम में बैठे हो, आप जिस रूम में, वो एक क्यूबिकल रूम है, जिसके ऊपर आपकी जो छत है आपकी जो छत है वहाँ पे सेंटर में एक एटम रखा हुआ है, आपका जो फ्लोर है उस पर एक एटम रखा हुआ है, आपकी जो सामने वाली दीवार है इस पर एक एटम रखा है, आपके जो पीछे बैक साइड में जो दीवार है उस पर एक एटम रखा है, और जो आप इधर देखोगे और इधर देखोगे, जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो हर जगह पे हर फेस के सेंटर में एटम अरेंज्ड है, ये वाला। तो यही सिमिलर एटम मेरे पास में फेस सेंटर का अरेंजमेंट दे रहा है, जो कि कहाँ से आया है? हेक्सागोनल। तो आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोले या फिर फेस सेंटर बोले, दोनों का मतलब एक ही है। कंफ्यूज करने के लिए बार बार बोला जाएगा कि ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, और उसमें बताइए रेडियस क्या होगी, आपको ये बोल दिया जाएगा एज लेंथ क्या होगी, या उसमें ये बोल दिया जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा HCP का। क्लियर है? जब तक वो आपको ये ना बोले कि ये 2D का अरेंजमेंट है, तब तक आपको यही समझ के चलना है कि ये 3D का ही अरेंजमेंट है। क्लियर है? इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर अगर समझ में आएगी तो उसी के बेसिस पे हम पैकिंग फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब हम इससे आगे चलते हैं इसका पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करने की, हम कैसे इसका पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। अब मैं इसको थोड़ा अच्छे से इस क्यूब को अरेंज कर लेता हूँ, बना लेता हूँ। कैसे बनाता हूँ उसे देखना। मेरे पास में एक क्यूब है, और वो क्यूब कुछ इस टाइप का है। ये वाला है क्यूब अरेंजमेंट, ये जिसके यहाँ पे ये कॉर्नर पे एटम है, ये वाले एटम कॉर्नर पे रखे हुए हैं। यहाँ पे हर कॉर्नर पे एक एक एटम रखा हुआ है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, और इसके हर फेस सेंटर पे, फेस सेंटर कौन सा हुआ? 6 फेस सेंटर। एक एटम यहाँ रखा हुआ है, एक एटम यहाँ रखा हुआ है, एक एटम सामने वाली दीवार पे, और एक एटम बैक वाली दीवार पे रखा हुआ है।
एक नीचे फ्लोर पे रखा है और एक एटम यहाँ पे रखा है, मतलब मेरे 6 एटम्स का अरेंजमेंट है और वो कुछ इस तरीके से है। क्लियर। अब क्योंकि मुझे सबसे पहले तो मुझे जब पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है तो पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालूंगा, वो मैं निकालूंगा नंबर ऑफ एटम दैट इज जेड, जितना उसका नंबर ऑफ एटम होगा इनटू कितने एटम मिलके इस क्यूब को बना रहे हैं, इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्योंकि ये 3D में है तो स्फीयर का अरेंजमेंट आएगा, डिवाइड करते इसको किससे, क्योंकि ये क्यूब बना है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, मेरे को ये वाला अरेंजमेंट मिला है। क्लियर है। पैकिंग फ्रैक्शन आई थिंक आपको निकालना आता है, कैलकुलेट करना आता है। अब मेरे को यहां से वैल्यू निकालनी है, मुझे एक चीज़ समझनी है, जेड की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले तो मुझे फेस सेंटर में जेड वैल्यू कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। क्या होगी जेड वैल्यू, तो देखो किस किस से मिलके बने। सबसे पहले तो एटम सारे के सारे कॉर्नर पे रखे हुए हैं, कॉर्नर पे रखे हैं तो कॉर्नर पे रखे 8 एटम्स, और एक एटम का एक क्यूब में 1/8 का कंट्रीब्यूशन होता है, प्लस कितने एटम रखे हैं जो फेस सेंटर पे रखे हैं तो 6 एटम है, और एक एटम का कितना कंट्रीब्यूशन एक क्यूब में होगा। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, मान लो मेरे पास ये रूम की जो दीवार है, ये वाली दीवार है, इस दीवार के बीच में एटम रखा है तो वो एटम इस वाले रूम में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और पीछे वाले रूम में भी, इसका कहीं और कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ ये 1/2 का कंट्रीब्यूशन देगा, तो ये 1 + 3 दैट इज 4। मेरे पास में फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट में 4 एटम्स का कंट्रीब्यूशन होता है। ध्यान से समझिए इस चीज़ को। क्लियर हो गई ये बात। 4 एटम कैसे आए, पहले ये मेंशन कीजिए कि 4 एटम कैसे आए, समझ में आया या नहीं आया, प्लीज मेंशन कीजिए। एक बारी मेंशन कीजिए, आ गया या नहीं आया समझ में, आ गया समझ में। सर थोड़ा थोड़ा आ गया। तो देखो ध्यान से कैसे आए 4 एटम कैसे आए, भूपेंद्र सिंह एक बार दोबारा से देखिए। क्योंकि मेरे पास में 8 एटम तो कॉर्नर पे रखे हुए हैं, 8 एटम कॉर्नर पे रखे हैं, और साथ में 6 एटम्स का अरेंजमेंट है वो फेस के सेंटर पे है, फेस के सेंटर पे यहां पे रखा हुआ है। ठीक है, क्लियर। नेहा समझ में नहीं आया, मैंने क्या बोला है, 8 एटम तो 8 एटम कहाँ रखे हुए हैं, कॉर्नर पे, और एक एटम हर फेस के सेंटर पे रखा हुआ है। एक एटम इस फेस के सेंटर पे, एक एटम ऊपर छत पे, एक एटम नीचे, एक एटम इधर वाली दीवार पे और इधर वाली दीवार पे और बैक वाली साइड में, मतलब 6 एटम वहां पे रखे हैं। अब मैं ये पूछ रहा हूं, अगर मेरे पास में ये वाला जो रूम है इसके बगल में कितने रूम आ सकते हैं, तो इसके बगल में इस दीवार को यूज करके मेरे पास इस दीवार का कंप्लीट यूज करना है, तो इसके बगल में एक रूम और आ सकते हैं, एक रूम और आ सकते हैं। इस छत के ऊपर कितने रूम आ सकते हैं, तो वो भी एक ही रूम आएगा। इधर कितने रूम आएंगे, तो वो भी एक ही आएगा। नीचे कितने आएंगे, एक आएगा। मतलब ये है इस दीवार का यूज करके कितने रूम बन सकते हैं, तो इस दीवार का यूज करके मेरे पास एक तो ये रूम हो गया और एक इसके बगल वाला रूम हो गया। मतलब ये वाली दीवार दो रूम में एडजस्ट हो रही है। मतलब ये हो गया कि ये एक सिंगल एटम कितने रूम्स में शेयर हो रहे हैं, एक इधर वाले रूम में, एक पीछे वाले रूम में, मतलब दो रूम्स में, तो 2 रूम में हो रहा है। तो 6 एटम्स ऐसे 6 एटम है टोटल, और 6 एटम कितना कंट्रीब्यूशन देंगे, 1/2 का कंट्रीब्यूशन देंगे। तो 6 × 1/2 दैट इज 3। अब आ गया, अब आया या नहीं आया समझ में। अब मेंशन कीजिए कि समझ आ गया या नहीं आया। अब क्लियर हो गया। तो यहां पे इन सभी का सम हो गया मेरे पास में 1 + 3 दैट इज 4। तो मेरे पास में यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो अरेंज्ड हैं या इसको मिलके बना रहे, टोटल नंबर ऑफ एटम है वो 4 है। क्लियर। अब हम चलते हैं इसमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो हम निकालना जानते हैं, और वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। ये मेरे पास में वॉल्यूम होते हैं जो क्यूब का होता है। क्लियर, क्लियर है। अब देखो इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, जेड दैट इज 4 ×
वॉल्यूम दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब, ए की क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। अब मेरे को क्योंकि यहाँ पे रेडियस कैंसिल करनी है, ए की वैल्यू को रिमूव करना है, तो मेरे को एक रिलेशन देखना पड़ेगा जो एज लेंथ और रेडियस के बीच में होगा, एज लेंथ और रेडियस। तो मेरे को एक और टर्म निकल के यहाँ पे रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ए एंड आर, ये दो टर्म्स और कैलकुलेट करनी है मुझे। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा? क्योंकि मेरे पास में फेस सेंटर पे बना हुआ है, तो 4 एटम तो इस तरीके से रखे हुए हैं, ध्यान देने, 4 एटम इस तरीके से हैं। अगर मेरे पास एक क्यूब है, मैं इसी अरेंजमेंट को देखूं तो मैंने क्या देखा है, 4 एटम ये रखे हुए हैं, 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम और 4 एटम, और ये चारों के चारों एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इन चारों एटम के बीच में एक एटम ये भी रखा हुआ है। इसकी डिस्टेंस, क्योंकि मुझे पता है क्यूब है, तो क्यूब की जो एज लेंथ है वो ए होती है, ए के बराबर है, और सारी साइड बराबर है, तो ये भी ए, ये भी ए, सारी बराबर है। मुझे रेडियस निकालनी है, तो रेडियस क्या होगा? रेडियस वहीं से ही कैलकुलेट कर सकते हैं जहाँ पे सभी एटम एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। और कौन कौन से एटम टच कर रहे हैं? ये वाला एटम इस एटम को टच कर रहे हैं, और ये वाला एटम इस एटम को टच कर रहे हैं। मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है। अगर मेरे को ये डिस्टेंस निकालनी आ गई तो मैं बहुत आसानी से कह सकता हूँ कि मेरे को ए और आर के बीच में रिलेशन मुझे पता है। और वो क्या होगा? तो ये वाली ए डिस्टेंस, टोटल ए डिस्टेंस है, ये वाली भी टोटल ए डिस्टेंस है, और ये वाली वैल्यू निकालनी है, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो एटम रखा हुआ है इसके साथ में रिलेशन निकालना है। क्लियर? तो इसकी वैल्यू निकालते हैं, ए बी सी, और ये बन गई राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पे वैल्यू निकालने चलते हैं। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर गिव्स ए सी का स्क्वायर, और ए सी की वैल्यू क्या आएगी? ए सी इज इक्वल्स टू दैट इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और यहाँ से वैल्यू क्या आई? ए बी की वैल्यू क्या है? ए बी की वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर, दैट इज 2a स्क्वायर। और जैसे मैंने ए सी की वैल्यू निकाली तो यहाँ से ये वाला आ गया इसका रूट, और इसकी वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट ऑफ 2a। किसकी वैल्यू आई है? ए सी के बराबर। और ए सी किसके बराबर है? ए सी के बराबर है यहाँ से जो डिस्टेंस है वो कितनी है? आर, तो इसकी प्लस आर और प्लस आर, मतलब यहाँ से 4r रेडियस है। AC की जो टोटल डिस्टेंस है वो 4r के बराबर है, क्योंकि मेरे पास चारों के चारों एटम, सॉरी तीनों के तीनों एटम क्या कर रहे हैं? एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, और तीनों एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और टच कर रहे हैं, तो यहाँ से ये वैल्यू होगी 4r इज इक्वल्स टू, ये आ गया अंडर रूट ऑफ 2a। ये आ गया? ये आ गया या नहीं आया? ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हुआ? प्लीज़ ये बताइए एक बारी कि रेडियस और एज लेंथ के बीच में रिलेशन पता चला या नहीं चला? ठीक है, तो अब मेरे को यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है, और a की वैल्यू क्या आएगी? 4r अपॉन अंडर रूट ऑफ 2। ये लिख दिया 4r अपॉन अंडर रूट ऑफ 2। तो इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास में a इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ऑफ 2r, क्योंकि जब मैं इसको 4 को लिखूंगा तो इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, और इसको लिख सकता हूँ 2 अंडर रूट ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ 2। कैलकुलेशन है सिंपल सी, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो ये 2 अंडर रूट ऑफ 2 बच गया। एज लेंथ है जो फेस सेंटर के लिए एज लेंथ का रिलेशन बना है, वो बना है 2 अंडर रूट ऑफ 2 इंटू आर। ये वैल्यू आ गई। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करना स्टार्ट करता हूँ, और वैल्यू ये आती है ठीक है, क्लियर है? अब देखो इसमें नेक्स्ट अगर यदि हम चले तो एज लेंथ, यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा? पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन, वैल्यू क्या आएगी? ए की वैल्यू क्या है? 2 अंडर रूट ऑफ 2 इंटू आर, इसका होल क्यूब।
और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 2 की पावर 2 दैट इज 8 इंटू 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल 4/2 2 से 2 4 तो ये कैंसिल हो जाएगा कंप्लीट 16 आएगा तो वैल्यू आ जाएगी 1/3 अंडर रूट 2 पाई। और जब हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 74%। 74% मतलब पैकिंग फ्रैक्शन है वो 74% नहीं सॉरी 0.74। और जब हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100 तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 74%। ये वैल्यू आ जाएगी पैकिंग एफिशिएंसी दैट इज इक्वल्स टू 74%। क्लियर हो गया। पैकिंग एफिशिएंसी किसके सॉरी पैकिंग फ्रैक्शन फेस सेंटर का किसके बराबर है 74%। अब अगर यदि मैं इन सभी के रिलेशन को देखूं जो मैंने क्यूब में पढ़ा है, 3 चीज़ें पढ़ी है, सिंपल क्यूबिक, दूसरा बॉडी सेंटर और तीसरा फेस सेंटर, उन तीनों का अरेंजमेंट अगर यदि एक साथ करता हूं तो उनको क्या क्या कंपेयर करता हूं उनको भी मेंशन करते हैं। पहले एक बार इस चीज़ को बताइए, ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई? ये चीज़ समझ में आ गई तो मेंशन कीजिए। क्लियर हो गया तो प्लीज एक बार मेंशन कीजिए। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया एकदम? ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, अब इसमें ध्यान से सुनिए। अगर मैं यहां पे चलता हूं मेंशन करने, अगर यदि हम यहां पे देखें नेक्स्ट स्टेप में, देखो ध्यान से, अगर यदि हमारे पास क्यूब है, हमने यहां पे 3 चीजें देखी, सिंपल क्यूबिक लैटिस, मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं, 3 चीजें लिख रहा हूं। पहला सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, दूसरा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस और तीसरा फेस सेंटर क्यूबिक। हमने इन तीनों में क्या क्या चीज़ें देखी है उनको देखते हैं। पहली चीज़ हमने देखी सिंपल क्यूबिक लैटिस में एज लेंथ है वो रेडियस के 2r के बराबर थी। सबसे पहले तो हम अगर यदि क्यूब में देखें तो सिंपल क्यूबिक लैटिस में एज लेंथ a इज इक्वल्स टू 2r थी, तो रिलेशन ये आया था, पहला रिलेशन ये आया था। दूसरा रिलेशन अगर मैं बॉडी सेंटर के लिए देखता हूं तो मेरे पास में एज लेंथ दैट इज इक्वल्स टू 4/√3r ये होता है। और तीसरा जब मैं फेस सेंटर के लिए देखता हूं तो यही रिलेशन आया है, एज लेंथ दैट इज इक्वल्स टू 2/√2r इसके बराबर आया है। ये वाली चीज़ मेरे पास में पहले निकल के आई जो हमने यहाँ पे मेंशन की है। ये तीनों चीज़ें क्लियर हुई या नहीं हुई बताइए पहले। क्या सभी को एज लेंथ और रेडियस के बीच में रिलेशन पता चला, समझ में आ गया? इसे मेंशन कीजिए। समझ में आ गया? तीनों का रिलेशन समझ में आ गया? जल्दी बताइए। यस सर, यस सर। और बताइए, सभी भी लिखिए जल्दी से।
जल्दी मेंशन कीजिए। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अगर यदि मुझे मुझे यहाँ पे क्यूब में कुछ चीज़ें और समझनी है, वो क्या क्या। सबसे पहली चीज़ तो ये कि कॉर्नर टोटल होते हैं क्यूब में, वो होते हैं 8 कॉर्नर होते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ मेरे को समझनी है, इसमें फेस सेंटर कितने होंगे। तो टोटल फेसेस होते हैं वो 6 होते हैं, ये चीज़ लिख लेना, टोटल फेसेस 6। तो मतलब फेस सेंटर हो गए वो 6 फेस सेंटर। बॉडी सेंटर, तीसरी चीज़ जो बॉडी सेंटर्ड होंगे वो होंगे 1, कि बॉडी सेंटर किसी भी क्यूब का एक बॉडी सेंटर होगा जहाँ पे एक एटम रखा जा सकता है। ठीक है, ये होगा। उसके बाद अगर यदि हम चले नेक्स्ट स्टेप पे, तीसरा एज कितने हो सकते हैं, टोटल एजिज कितने होंगे। तो फोर्थ है, इसमें टोटल नंबर ऑफ एजिज हैं वो है 12 एजिज होंगे। अब वो कैसे होते हैं उसको भी मेंशन करते हैं। देखो यहाँ पे मेरे पास में एक क्यूब है और इस क्यूब का एक एज तो मेरे पास ये रहा, ये वाला, दूसरा एज ये है, तीसरा एज मेरे पास ये है और चौथा एज ये है। टोटल नंबर ऑफ एजिज है वो 12 है और वो 12 एजिज कौन कौन से हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, उसके बाद 5 और 6 7 और 8 9 10 11 और 12। मतलब हर कॉर्नर को, जितने भी कॉर्नर है, एक दूसरे कॉर्नर एटम्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो मेरे पास में जो निकल के आते हैं वो टोटल नंबर ऑफ एजिज आते हैं और वो आते हैं 12। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में पांचवी चीज़ जो इसमें है वो क्या है, डायगोनल्स, कि इसमें नंबर ऑफ डायगोनल कितने होंगे। नंबर ऑफ डायगोनल कितने होंगे, देखो अगर यदि मैं डायगोनल्स की बात करता हूं तो मैं दो तरीके से डायगोनल देख सकता हूं, या तो मैं उसके फेसेस में देख सकता हूं या फिर मैं उसके बॉडी सेंटर से होते हुए देख सकता हूं। बॉडी सेंटर से अगर यदि मेरे को फेसेस में देखने तो फेसेस में कितने होंगे, 1 और 2। मतलब मेरे को इस तरीके से देखना है, ये मेरे पास कोई सामने वाली दीवार है और इस सामने वाली दीवार में उस कॉर्नर से लेके नीचे और उस कॉर्नर से लेके नीचे, मतलब एक फेस में टोटल नंबर ऑफ डायगोनल होते हैं 2। तो मेरे पास टोटल फेसेस कितने 6 हैं, तो 6 फेसेस के लिए 12 डायगोनल होंगे। अगर मैं फेसेस की बात करता हूं तो 12 डायगोनल, और अगर यदि मैं बॉडी सेंटर से होते हुए देखूंगा तो मेरे को कितने नज़र आएंगे, कितने आएंगे। अगर यदि मैं ऊपर वाले कॉर्नर से देखता हूं तो नीचे वाले कॉर्नर पे डाउनवर्ड, फिर उस कॉर्नर से इस कॉर्नर में नीचे, और साइड में अगर मैं ऐसे देखता हूं इस वाले कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर में, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे ये वाला जो कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर, इसको फिर इस तरीके से और फिर इस तरीके से, मतलब हर कॉर्नर को आपस में ज्वाइन करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल होते हैं वो 4 होते हैं। इन चीज़ों को नोट कर लेना क्योंकि बार बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ डायगोनल कहाँ से, बॉडी सेंटर से होते हुए होते हैं 4, फेस सेंटर से होते हुए होते हैं 12। ठीक है, इन चीज़ों को नोट कर लेना। कांता यादव, क्या हुआ इसमें, समझ नहीं आया, समझ आया या नहीं आया। ये चीज़ समझ आई या नहीं आई है, प्लीज़ एक बारी बता दो। आगे समझ में, आगे समझ में।
अब देखो सुनो मेरी बात, यहाँ पे अगर यदि हम फेस सेंटर की बात करते हैं और बॉडी सेंटर और सिंपल क्यूबिक में जो टोटल फ्रैक्शन है, पैकिंग फ्रैक्शन, ये टेबल बना लेना बस। तो पैकिंग फ्रैक्शन होगा, अगर मैं यहाँ पे मेंशन करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन 0.52, इतना पैकिंग फ्रैक्शन होता है। और अगर यदि मैं बॉडी सेंटर की बात करता हूँ तो 0.68, और अगर मैं फेस सेंटर की बात करता हूँ तो वो होता है 0.74। और अगर परसेंटेज की बात करूँगा पैकिंग एफिशिएंसी तो वो हो जाएगा 52.4%, और ये हो जाएगा 68%, और ये हो जाएगा 74%। ये चीज़ मेंशन करते हैं। क्लियर है? क्लियर है? इस टेबल को बना लेना और इसे मेंशन कर लीजिएगा। आ गया समझ में? ये थोड़ा सा 3D का अरेंजमेंट है, प्लीज इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आया या नहीं आया प्लीज एक बार और मेंशन कीजिए। क्लियर है? तो एक बार इसको जो 3D का अरेंजमेंट है फेस सेंटर का, प्लीज़ एक बार इसको मेंशन करके देखिए, एक बार बना के देखिए, खुद से समझ के देखिए। और साथ में अगर आपको अभी भी कुछ समझ नहीं आया है तो प्लीज़ एक बार मेंशन कर दीजिए जो समझ में नहीं आया है। प्लीज़ ऐसे मैसेज ना करें। अमन भारद्वाज प्लीज़। इसमें थोड़ा सा इमेजिनेशन है जिसको आपको समझना पड़ेगा। आगे चलो ठीक है, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो फेस सेंटर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान लो सपोज करो आपसे पूछ लिया किसी ने कि एज लेंथ कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करनी है आपको एज लेंथ अगर उसमें रेडियस दे रखी है इज इक्वल्स टू 50 नैनोमीटर, तो आपको उसमें एज लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो आप क्या करोगे, एज लेंथ इक्वल्स टू दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, किसके लिए निकालनी है, इफ कंफ्यूज करने के लिए आपको बोल दिया जाएगा HCP का अरेंजमेंट है, तो वहां पे पूछा जाएगा। तो क्या करना है, HCP बोल दो या फिर फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस बोल दो, दोनों चीजें सेम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एज लेंथ इज इक्वल्स टू दैट इज 4 अपॉन क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, √2 दैट इज इक्वल्स टू R। इसके इक्वल आया था, ये हमने कैलकुलेट किया था यहाँ से, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 4 इंटू रेडियस क्या है 50 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय √2। जब हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में एज लेंथ का फॉर्मूला आ जाएगा, एज लेंथ की रिलेशन आ जाएगा, या हम जो वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं उसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर से बता दें, अगर आपसे देखो जैसे इसमें सिंपल सा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको एज लेंथ निकलवा ले, क्योंकि यहाँ से दो चीज़ें हैं, एक तो रेडियस और एक हमें एज लेंथ, दो चीज़ें हैं, ठीक है। किसी भी एक चीज़ को गिवन मिलेगा, एक कोई भी, चाहे तो एज लेंथ गिवन मिले चाहे रेडियस गिवन मिले। अगर आपको रेडियस गिवन है तो आप क्या करोगे, उसमें रेडियस इज इक्वल्स टू, रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, √2 अपॉन 4a, आप ऐसा लिख सकते हो, या फिर इसको अपोजिट लिखोगे तो वो आ जाएगा a इज इक्वल्स टू 4 अपॉन √2r, दोनों चीज़ें एक ही है। क्लियर है? अब आपको अगर रेडियस दे रखी है तो आप एज लेंथ निकाल सकते हो, अगर आपको एज लेंथ दे रखी है तो रेडियस निकाल सकते हो, या फिर रेडियस दे रखी है तो एज लेंथ निकाल सकते हो, दोनों के फॉर्मूला सेम है। ये चीज़ यहाँ से, चाहे इसको 4 इधर ले आओगे तो √2 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे 4 इसके डिवाइड में आ जाएगा अगर आपको रेडियस निकालनी है तो इनमें से वैल्यू पुट करनी। जैसे आपको रेडियस दे दी 50 नैनोमीटर, तो आपको एज लेंथ निकाल ली है, तो वो क्या करोगे, वो यहाँ पे a की वैल्यू
कैलकुलेट करनी है, आर की वैल्यू रख दोगे तो ए की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, अब समझ में आ गया? अब समझ आ गया या नहीं आया? तो एक बार इसके न्यूमेरिकल्स करके देखिए, एक बार इसको समझ के देखिए, क्योंकि ये थोड़ा सा इमेजिनेशन है, उसी के बेसिस पे है, क्योंकि इसके अरेंजमेंट को बनाने में भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। मेरे को पता है आप भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हुए हो, तो प्लीज़ एक बार इसको बना के देखिए और फिर उसके बाद में अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ उसको मेंशन कीजिए। ठीक है।